हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका जीके स्टडी चैनल में। आइए आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे महा मैराथन क्लास 50 प्रश्न होगा, जो कि इससे बाहर आपके 1 to 5 में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जैसे कि मौका मिला है, आपको छुट्टी मिला हुआ है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपना तैयारी 7 दिन के अंदर संपूर्ण कर लीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7 दिन के अंदर आप बिल्कुल संपूर्ण तैयारी कर लीजिए, ताकि आप सक्षमता में बैठिए तो 100+ स्कोर कर लीजिए, 100+, और आपको अपने चॉइस का ज़िला भी मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि 70,546 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, स्थानीय मान 5 किस स्थान पे है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा और 4 का स्थानीय मान इक्याई, दहाई, 4 दहाई स्थान पे है तो 40, और इनका गुणनफल कह रहा है, यानी गुना करना है आपस में। तो 5 का 20, कई गो जीरो है, 1 2 3, 3 गो जीरो लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 2 पे 4 गो जीरो कहाँ है, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे अगर प्रश्न पूछ देता है कि उनके स्थानीय मानों का योगफल बताइए, यानी जोड़, तो 500 जोड़ 40 कितना हो जाता, 540 हो जाता। अगर अंतर पूछता तो घटा लेते, 400 कितना आ जाता, 460 आ जाता, घटाते तो समझ में आ गया। अंतर पूछता तो घटाते, योगफल पूछता तो जोड़ते, गुणनफल पूछा है तो गुना किए, समझ में आ गया। और हाँ, अंकित मान जब भी दे दे किसी संख्या का, तो अंकित मान वह संख्या स्वयं हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दशमलव का प्रश्न है, 0.003 गुना 0.004। तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे चढ़ती ही कितना हो जाएगा, 12 होगा। 3 और 3 6, तो 2 अंक तो ये है ही, 4 गो जीरो लगाइए और डेसिमल दे दीजिए। तो देखिए 4 गो जीरो कहाँ है, यहाँ पे है, यानी इसका भी आंसर डी हो जाएगा। एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है, ना कोई जल्दी है ना हड़बड़ाहट है। मैं आपको एकदम आराम से गणित सिखाऊंगा, साइंस सिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, संपूर्ण विषय का 1 to 5, 6 to 8 का आपको तैयारी करा दूंगा इस 7 दिन के अंदर। और आप अच्छे से वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम 234 ग्राम को ग्राम में बदलना है। तो आप सबको पता है 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 किलोग्राम, ये तो ग्राम में है ही, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम जोड़ 234 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 2234 ग्राम। यहाँ देखिए, ये भी 2234 है, लेकिन ये किलोग्राम है, ग्राम में बदलना है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न पे सही से ध्यान दीजिएगा और उत्तर पे भी बिल्कुल सही से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक आपको ले डूबता है, ठीक है। इत्मीनान से प्रश्न देखिएगा। आप जीके स्टडी चैनल पे जुड़े हैं तो इत्मीनान से प्रश्न देखिएगा, उसके बाद प्रश्न को ट्रिक से बनाइएगा 5 से 7 सेकंड के अंदर। देखिए, 23,457 का विस्तृत रूप है, तो इसका विस्तृत रूप सीधे आप क्या कीजिए, 2 है, उसके बाद कई गो अंक है, 4 गो अंक है, 4 गो जीरो, 3 है, उसके बाद कई गो अंक है, 3 गो, तो 3 गो जीरो, जोड़ 4 है, उसके बाद 2 गो अंक है, तो 400। देखिए 2 पे 4 गो जीरो कहीं है, तो 2 ऑप्शन में है, बी में और सी में, लेकिन उसके बाद देखिए 3000 केवल इसमें है, सी में, तो यहीं सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विस्तृत रूप, तो विस्तृत एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं ना आप लोग, यहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, संख्या 90,707 को
जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग भाग दे के चेक नहीं करेंगे, भाग देंगे समय बहुत लग जाएगा। आप 9 की विभाजिता का नियम जान लीजिए। संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो संख्या 9 से कटता है उसके बाद जो शेष बचेगा वहीं उसका शेषफल होगा। तो 9 तो 9 से कट जाएगा, 7 7 14, 14 को 9 से भाग दीजिएगा तो 9 एकम 9, 5 रह जाएगा ना, तो ये 5 आपका शेषफल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 60 डिग्री का पूरक कोण है, तो जब भी पूरक कोण पूछे तो 90 में से दिए गए कोण को घटा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। जब भी समपूरक पूछे किसी कोण का तो 180 डिग्री में से उस कोण को घटा लीजिए। तो कितना डिग्री आ जाएगा घटाने पे 70 डिग्री। तो ये भी आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये लाजवाब, ये सीटेट में चाहे किसी भी रेलवे एग्ज़ाम में या अगर आपके भी एग्ज़ाम में आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जोड़ेंगे नहीं, राहुल सर वाला ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। देखिए इसका आंसर यहीं इसमें ही छुपा है। ये देखिए, सबसे पहले 3 तो लिख डालिए, इन दोनों को आपस में जोड़िए, 6 लिखिए, 3 3 6 3 9 लिखिए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 3 12 लिखिए। इसके बाद तो जीरो है, जोड़िएगा तो कोई बात नहीं। 4 गो अंक छोड़ के डेसिमल है ना, तो 1 2 3 4, 4 गो अंक छोड़ के डेसिमल दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 1.2963। कहीं ऑप्शन में है 1.2963, ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। जोड़ के भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इस पर एक आधार पे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में। 0.2 जोड़ 0.22 जोड़ 0.222 का आंसर आप बताइएगा कितना होगा। इसी तरीके से, ठीक है, कितना हो टर्म तक रहे, लास्ट को पकड़िए, आंसर दे दीजिए। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे और बहुत आपको NCERT SCERT से सारा प्रश्न उसका निचोड़ निकाला गया है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अंक बदल सकता है, प्रश्न बदल सकता है, तरीका नहीं बदल सकता है। तो आप तरीका जानिए जीके स्टडी वाला ब्रह्मास्त्र, और मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, आसानी से हिंदी हो, इंग्लिश हो, आसानी से लिख डालिए। आपका समय बच जाएगा। ठीक है, आपका समय हाँ बच जाएगा। बहुत लोगों का समय घट जाता है, आपका बच जाएगा अगर मेरे चैनल पे अंत तक रह गए तो। और सक्षमता तक और सक्षमता के बाद भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया तरीका आपको मिलता रहेगा, ये मेरा वादा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके पास 2 ही गुणनखंड हो। एक तो एक सभी का गुणनखंड होता है और वह संख्या स्वयं, बाकी कोई गुणनखंड न हो। तो सबसे छोटी, एक के पास तो एक गुणनखंड है, 2 गो नहीं है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को देखिए, 1 और 2, इससे आगे कोई 2 को काट सकता है नहीं ना। तो 1 भी आया और स्वयं 2 आ गया, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ गए। अब यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आपका है 24, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 30। ठीक है, कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है कि जिसके पास 2 गो से कितना हो ज़्यादा गुणनखंड हो। 4 गो हो, 3 गो हो, 10 गो हो, 50 गो हो, 60 गो, जितना भी हो, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 के पास तो 1 गुणनखंड आंसर होगा नहीं, 3 के पास 2 गो गुणनखंड अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, तो 4 जो है
ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम भी है वो कौन सा है, तो वो है 9। कौन सा है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो वह 9 है। एक प्रश्न में बहुत सारे जानकारी आपको मिलेगा और आसानी से देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल लाइक नहीं कीजिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो देखिए जब हम प्राकृत संख्या को 0 से शुरू करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो सबसे छोटी, पहले बार सबसे क्या लिखे हो? 0, तो यही सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी विषम संख्या है, देखिए ऑड इवन पूछ रहा है। विषम संख्या सम और विषम, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम, और जो हो जाती है सम। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो वह 1 है। विषम में और अभाज्य में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग खुद एक शिक्षक हैं, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है हड़बड़ में। होता क्या है कि जब हम लोग वीडियो देखते हैं किसी चैनल पे तो लगता है कि ये सब सवाल तो आसान ही है, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद और घर पे प्रैक्टिस नहीं करने के बाद एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। देखिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 लीटर में जो है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 कहीं है, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पे देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, यहीं पे उल्टा प्रश्न पूछ देता है 1 मिलीलीटर में कितना लीटर है, तब क्या करते हैं आप? कोई बात नहीं, 1 लीटर में 1000, तो 1 मिलीलीटर में 1/1000, यानी 3 गो 0 है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो एक तो ये स्वयं है पॉइंट, इतना लीटर हो जाएगा। 0.001 लीटर। समझ गए? आप उलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 20 का 15% क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 20 का 15%, 20 25 100 और 5 3 15, 3 होगा। क्या होगा? 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का जो आकार होता है, देख लीजिए उसमें 6 फेसेस आपको दिखाई देता है। कितना? 6। जो बक्से का आकार होता है, जो कमरे का आकार होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स का आकार होता है, जो माचिस के डिब्बे का आकार होता है, वहीं ईंट का भी आकार होता है। तो ये क्या है? घनाभाकार है, ठीक है। घनाभाकार और घनाकार में अंतर होता है। देखिए यहाँ घनाकार है जो कि गलत है, और ये घनाभाकार होता है। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जब घनाभाकार होता है तो इसका आयतन भी जान लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। बोतल का आकार कैसा होता है? तो जो बोतल होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इस प्रकार से आपका बोतल होता है, ठीक है, यहाँ ठेपी लगा होता है, तो ये आपका बेलनाकार होता है। पासा का आकार कैसा होता है? तो पासा में भी 6 फेस होता है, लेकिन 6 फेस एक वर्ग होता है, इसलिए ये घनाकार है। पासा कैसा होता है? घनाकार होता है। ये महामैराथन क्लास है, अंत तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। क्लास 1 to 5 के लिए ही महामैराथन आया हूँ कि आप लोगों को भी छुट्टी मिल गया है, हमें भी छुट्टी मिल गया है, तो क्यों ना इस सही समय का हम लोग सही उपयोग करें, ठीक है। गर्मी तो है ही, आराम से लेटिए, फ़ैन चालू कीजिए और प्रश्न का झड़ी लगा दीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है। 7 × 5 = 35 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। घन की भुजा जब भी दी जाए और आयतन पूछे तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब यानी 3 बार गुना। तो 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। 8 का घन होता है 512 सेंटीमीटर 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 यानी सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। देखिए अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि केजी में ना ग्राम होता है, ग्राम में किलोग्राम कैसे होगा। बिल्कुल होगा। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी। ठीक है, तो ये 5 की बात कर रहा है। 1/1000 3 अंक छोड़ के डेसिमल यानी 0.005, 0.005 यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो इसके लिए लीजिए ट्रिक ही लीजिए। जब भी पहाड़े का 1 से 9 तक पहाड़े का योग पूछे, 7 के प्रथम 10 गुणज यानी 7 का पहाड़ा है तो 55 में 7 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 × 35 के पास 7 × 35 38, 385 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा था कि 7 के सभी गुणजों का योग बताइए। 10 गुणजों का, सभी नहीं, 70 या 70, माने इनको जोड़ के आपको आंसर बताना था। तो जोड़िएगा तो समय लगेगा। 10 गुना टर्म है तो 10 तक बोला है तो 55 में आप क्या कीजिए, 7 के पहाड़ा है 7 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 385। 7 × 35 के 5, 7 × 35 38, डायरेक्ट आंसर आ गया। आगे देखिए 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक में कुल विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 25, और इनका योग पूछा है तो इसी का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग 25 और 2 को एक आगे वाली संख्या से गुना कीजिए, 2 × 6 यानी 625 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा था कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ ... 49 का मान बताना था, क्योंकि 50 तक विषम संख्या कितना होगा, 25 गो विषम 25 गो सम। तो सीधे क्या कीजिए, 25 का स्क्वायर कीजिए, विषम संख्या का योग आ जाएगा। अगला प्रश्न 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। n क्या है, 1 से 20 तक यानी n का मान 20 हो गया। अब 20 में 1 जोड़िएगा 21 हो गया, बटा 2, ये कट जाएगा 10 बार में। 21 से कम 21, एगो 0 लगा दीजिए, 210 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। मतलब ये 120 कितने संख्याओं से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। तो देखिए यहाँ वो भी धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 10, बढ़ जाएंगे 120। इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 3 चौका 12, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 1 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1। अब सभी गुणनखंड बताना है तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना किया जाता है। 3 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये 16 होगी। आगे चलते हैं 5/7, 7/8 एवं 8/9 का लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए ये बटा का लघुत्तम जब भी पूछे, बटा का लघुत्तम जब भी पूछे तो आप अंश का लघुत्तम निकालिए और हर का महत्तम निकालिए। तो 5 7 8 तीनों डिफरेंट नंबर है। 8 × 5 = 40, 40 × 7 = 7 × 28 280।
ठीक है। 280 सिर्फ यहाँ है और ये भी डिफरेंट नंबर है, इसका मौसा 1 होगा। तो आंसर इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 280। ठीक है। जब भी बटा का लघुत्तम पूछे तो ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, महत्तम पूछे तो ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो देखिए 16 3 48, ये तो पूरा कट गया, 2 बचा नहीं ना, बचा, आंसर नहीं होगा। देखिए 8 7 56, इहो 8 से पूरा कट गया, ऑप्शन ए से बना देते हैं हम लोग, तो इहो आंसर नहीं होगा। ठीक है। 50 एक डाउट में रखिए। अब देखिए 46, तो यहाँ पे देखिए 8 5 40, तो 6 शेष बच जाएगा। आइए 2 शेष की बात करें तो यह आंसर नहीं होगा, यानी यही आंसर होगा। 8 6 48, 2 बचेगा, बड़ चौक 48, 2 बचेगा, फिर वहाँ 12 16 48, 2 बचेगा, बिल्कुल 50 आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से भाग देने पर क्रमशः 4 5 6 और 7 और 8 शेष बचे। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न था 2006 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर नहीं दे पाए, ट्रिक नहीं जान पाए, तो आपको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, आपको फिर से ये प्रश्न बता दिया जाएगा, लेकिन देखते हैं आप लोग कितने कर सकते हो प्रैक्टिस। आगे 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई क्या हो। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जब अधिकतम की बात करें तो आप महत्तम निकालिए, और जब न्यूनतम की बात करें तो आप लघुत्तम निकालिए। तो अधिकतम कहाँ है, 119 17 के पहरा में आता है, 153 भी आता है, 204 भी आता है, बाकी ये किसी के पहरा में नहीं आता है तीनों। तो ये आपका 17 इसका महत्तम होगा, यानी अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी 17 मीटर। देखिए घंटी वाला प्रश्न आ गया। 4 घंटियाँ 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों इकट्ठे 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगी, आपको बताना है। तो देखिए ये है 4 6 8 14 का क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए। तो 8 जब लीजिएगा तो 4 उसमें आ जाएगा, 2 इसमें का आ जाएगा, इसमें का भी 2 आ जाएगा और 7 रह जाएगा। तो आप ऐसे ही लघुत्तम निकाल लीजिए जैसे निकालते हैं, 2 3 4 7। ठीक है, 1 3 2 7, तीनों डिफरेंट नंबर आ गया। अब तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 7 ये 7 है, 24 7 देखिए 24 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 7 दूनी 14, 15 16, 168। अब इसे किस में बदलिए, सेकेंडों के अंतराल पे बजा है तो 60 से भाग दीजिएगा तो मिनट में आ जाएगा ना। तो 6 3 18 ज़्यादा होगा, 6 दूनी 12, 120 और बच जाएगा 48। तो 120 2 मिनट, यानी 12:02 और 48 सेकेंड आपका पे ये इकट्ठा बजेंगी। कैसे पता चला, देखिए हमारा आया था 168, कितना आया था 168, 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी 120, तो 48 इसमें का बच जाएगा ना सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट। तो 12:02 48 सेकंड पे वो पुनः एक साथ बजेंगे। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सीधे क्या कीजिए कि 63 को 100% वाला 100 से गुना कर लीजिए और ये 35 से भाग दे लीजिए। 7 5 5 से भाग दीजिएगा 7 तो 7, और ये 5 से भाग दीजिएगा तो 20,
अब ये कट जाएगा, 9 सते 63, 9 दूनी 18, 180 आएगा। क्या आएगा? 180। देखिए क्या किया, 63 को इस प्रतिशत वाले 100 से गुना किया और 35 से भाग किया, सीधे संख्या निकल के आ गया। देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आयतन बताना है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 5 का 20, अब 20 अठे तो 8 दूनी 16, 160 घन सेंटीमीटर। सी आंसर हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे देखते हैं प्रश्न को। 7 सैकड़ा, 5 दहाई और 4 इकाई, तो 754 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए आगे चलते हैं। निम्न में बहुलक क्या है? तो कौन संख्या सबसे अधिक बार दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, तो 2 ही इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, देख लिया। अब देखिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 और 100 का परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होता है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। 50 में 100 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 150 बटा 2 कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। आगे देखते हैं। 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलना है तो इसे 100 से भाग दीजिए। 00 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी यहाँ 1 5 और यहाँ डेसिमल दीजिए और 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो उसका जो संख्या दिया है आधा कीजिए और उसमें 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत, तो आधा कीजिए 0.5 लगाइए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो आधा कीजिए 0.5 लगाइए, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 सेकेंड लगेगा मात्र। देखिए 200 + 30 + 1, 200 + 30 + 1, दो ऑप्शन में दिखा। अब आगे देखते हैं कि 2/10, 3/100 और 4/1000 कहाँ है। ठीक है, तो 200 प्लस, तो ये 2/10, 3/100, 4/1000, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11,1111, 11,1111, तो देखिए 1 1 1 1 1 2 1, 12,111 हो जाएगा ये, क्योंकि 11,1100 जो है उसमें से 1,000 आएगा हज़ार में, नहीं तो आप ऐसे आइएगा 11,1111, तो देख लीजिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। 75 का वर्ग क्या होगा? तो 75 का जब वर्ग करना है तो ये 5 का वर्ग 25 और 7 को उसके अगले संख्या से गुना कर लीजिए, 8 से 8 सते 56, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 का घन क्या होगा? तो देखिए घन मतलब 13 को 3 बार गुना, 13 गुना 13 गुना 13, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2197। 2100 देख लीजिए 169 स्क्वायर कीजिएगा तो गुना 13, 13 9 117 के साथ हाथ में 11, 78 79 और 10, 89 के 9 हाथ में 8, 13 और 8 21, 2197 आ जाएगा। अगला प्रश्न 12 किग्रा चावल का मूल्य 144 रुपया है, तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा? 144/12, तो कट के 12 रुपया आया, तो 10 किलो का दाम 12 गुने 10 बराबर 120 रुपया, क्या हो जाएगा? 120 रुपया। 4 रुपये के वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कितना ज़्यादा में बेचा है? 1 रुपया ज़्यादा में बेचा है, सीपी कितना है? 4, गुना 100% से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 25%। 25%। अगला प्रश्न
एक वर्ग में कितने सममित रेखाएं खींचे जा सकते हैं। देखिए सममित रेखाओं पर आधारित प्रश्न आ गया है, तो एक वर्ग में डायगोनली भी खींचा जा सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी खींचा जा सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4। और ये सममित रेखाएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ए है, इसको बीचों बीच रेखा काटिएगा तो एक दूसरे को ढक देगा ना ये। तो अल्फ़ाबेट ए में कितने सममित रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये अनंत सममित रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं, तो प्रतिशत मान क्या होगा। देखिए तो 3/5 को 100% से गुना कीजिए, 20 तीन कितना हो जाएगा, 60%। अगला प्रश्न 23,453 का सैकड़ा में सन्निकट मान क्या होगा। सैकड़ा में बोला है तो दहाई का अंक देखा जाता है। देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सैकड़ा में सन्निकट मान पूछा है तो दहाई का स्थान देखिए, अगर ये 5 से कम हो तो ये संख्या जैसे का तैसे या 2 0, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो ये 2 0 और 1 बढ़ जाता है, तो 23,000 ये 500 हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता 4 तो ये हो जाता 23,400। अब कहता है कि मान लीजिए इसी प्रश्न को कहता है कि इसका 1000 में सन्निकट मान, किसमें, 1000 में सन्निकट मान। तो सैकड़े के स्थान को देखेंगे, अगर ये 5 से कम है तो इन तीनों को 0 कर देंगे, ठीक है, और ये जैसे का तैसे रहेगा और ये 2 लिख देंगे। अगर यहीं 5 रहता या 5 से अधिक रहता तो ये तीनों को 0 तो करेंगे, लेकिन ये संख्या 1 बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही दहाई में, 10,000 में, लाख में, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न है। तो देखिए सबका हर समान है, तो अंश देखिए किसका सबसे बड़ा है, ये, क्योंकि हर सब समान है तो 7/5 ही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ये 2/4 में कितने 1/8 है, तो 2/4 को भाग दीजिए 1/8 से, 2/4 गुने ये पलट जाएगा 8/1, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 2/4 में 4 1/8 है, 4 गो। देखिए 200 ग्राम का 1 केजी से अनुपात क्या होगा, तो यहाँ 200 ग्राम है और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 00 से 00, 2 × 10, 1:5 क्या हो जाएगा, 1:5। समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न जो आ गया, पीछे पूछा गया सवाल है, ये आगे आपको मैं अगला वीडियो दूंगा। ये मैंने मैराथन 1 to 5 के लिए किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।